पिछली वीडियो में हमने देखा कि नैनथम की आत्मा इस भूलोक पर दो समानांतर जिंदगियां बिता रही है। उसका एक जीवन अमेरिका में पुरुष रूप में, तो दूसरा जीवन कनाडा में स्त्री रूप में है। दोनों ही जीवनों में वो कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है और उसे सफलतापूर्वक निभा भी रहा है। अपने कनाडा वाले जीवन में वो अपने भाई बिली की देखभाल कर रहा है और उसका ये जीवन केवल देखभाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो उस परिवार के लिए एक मजबूत कड़ी है। वो अपने परिवार को शारीरिक, आर्थिक और सबसे ज़रूरी चीज़ मानसिक संबल प्रदान कर रहा है। उसका परिवार उस पर पूर्ण रूप से डिपेंड है और ये सब वो बहुत ही कम उम्र से कर रहा है, बहुत कम, महज 10 साल की उम्र। इतनी छोटी उम्र से वो अपने भाई बिली को संभाल रही है। जब उसके किचन में आग लगी थी तब उसका भाई केवल 4 साल का था। उस आग में उसका चेहरा और हाथ पूरी तरह से झुलस गए थे। उसकी माँ भी पूरी तरह से सक्षम नहीं थी कि वो सब कुछ अकेली संभाल सके। उसके पिता इस घटना के बाद से घर छोड़कर जा चुके थे। वे बहुत ही कमज़ोर इंसान थे और सिर्फ कमज़ोर ही नहीं, बल्कि दया और सहयोग जैसी भावना से भी कोसों दूर थे। उनके बाद उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही सेल्फिश इंसान थे। अब यहाँ पर बिली की बहन के बारे में सोचें तो वो बहुत ही कठिन जीवन बिता रही थी। जहाँ उसे अपने भाई की शारीरिक मदद करनी थी, वहीं उसे बेकरी का अपना काम भी संभालना था अपने परिवार की जीविका के लिए। और इन्हीं सब जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसने विवाह भी नहीं किया था। अपनी सारी खुशियों को दरकिनार करते हुए उसने अपनी जिम्मेदारियों को चुना, जो उस सिचुएशन में ज़रूरी भी थी। वो अपने पिता की तरह परिस्थितियों से भागी नहीं, डरी नहीं, बल्कि हौसले के साथ एक चट्टान की तरह डटकर उनका मुकाबला कर रही थी। और ये सब वो मात्र 10 साल की एज से संभाल रही थी। जिस वक्त बच्चे खेलने व खाने में मस्त रहते हैं, उस वक्त से वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी। अगर एक बार इस रोल को दिल से महसूस करके देखेंगे, खुद को उस जगह पर रख कर देखेंगे, तो शायद उसकी मुश्किलों को, उसकी परेशानियों को फील कर पाएंगे। उसने अपने लिए कितना मुश्किल भरा जीवन चुना था। जब डॉक्टर न्यूटन ने आगे उसे पूछा कि तुम स्वयं अपने जले हुए भाई की भूमिका क्यों नहीं अपना लेती, इससे बदला हुआ परिवेश तुम्हें और ज़्यादा कठिन चुनौती देगा। इस पर उसका जवाब था, हाँ, पर मैं पहले ही ऐसे हादसों से गुजर चुकी हूँ। अब यहाँ पर नैनथम का आशय था कि वो अपनी पिछली जिंदगियों में अनेक बार शारीरिक रूप से घायल हो चुका था। इस पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम गुजर चुके हो, मगर साथ ही मुझे इस बात का संदेह है कि बिली की आत्मा का संबंध तुम्हारी पिछली जिंदगियों में से किसी एक में तुम्हें पहुँची शारीरिक चोट से रहा है। माध्यम, वास्तविकता भी यही है कि एक जीवन में उसने मेरी सहायता की थी। तब मैं पीड़ित थी और वह एक देखभालकर्ता की तरह मेरे साथ रहा था। मैं मदद लेने वाली थी। अब सहायता लेने की बारी बिली की है और मैं मददगार हूँ। डॉक्टर, तब क्या तुम्हें पहले से ही ज्ञात नहीं था कि तुम्हारे कनाडा में पुनर्जन्म लेने से पूर्व ही तुम्हारा भाई विकलांग हो जाएगा? माध्यम, निश्चित है। आइडिस और मैंने इस सारी स्थिति पर विचार विमर्श किया था। आइडिस ने मुझे पहले बताया था कि बिली की आत्मा को किसी देखभालकर्ता की ज़रूरत पड़ेगी, और चूंकि मेरे इस आत्मा के साथ पहले के जीवन में नकारात्मक संबंध थे, इस कारण मैंने इस जवाबदारी को संघर्ष स्वीकार किया था। डॉक्टर, बिली की आत्मा को जहाँ कर्म संबंधी एक सबक मिला है, वहीं तुम्हें भी कुछ सबक मिले हैं। एक महिला के रूप में तुम बंधी सी हो और पिछले जीवनों की भांति मन मर्जी से घूम फिर नहीं सकती हो। माध्यम, यह 100% सत्य है। जीवन में कठिनाइयों की मात्रा को इस पैमाने से मापा जाता है कि कोई परिस्थिति तुम्हारे लिए कितनी चुनौती भरी है, दूसरों के लिए नहीं। बिली के संरक्षक के तौर पर जिम्मेदारी जितनी कठिन है, उतनी तब नहीं थी जब एक दूसरी आत्मा मेरी देखभाल कर रही थी। डॉक्टर, ठीक है, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें देखभाल की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है,
उसमें सबसे मुश्किल भरा काम कौन सा है? माध्यम, बस किसी बच्चे को उसकी निस्सहायता के मध्य से पालते हुए वयस्क अवस्था तक बड़ा करना, किसी बच्चे को संतापों का साहस के साथ मुकाबला करना सिखाना सबसे बड़ा भार होता है। डॉक्टर, बिल्ली का जीवन तो एक बिरला उदाहरण है, किंतु क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भूलोक पर बच्चों को अत्यधिक शारीरिक व मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है? माध्यम, बगैर पीड़ा को जाने और उसका मुकाबला किए बिना तुम्हें कभी पता नहीं चल सकेगा कि तुम वास्तव में क्या हो और तुम्हारा आधार क्या है। यह बात मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहूँगी कि एक बच्चे के रूप में तुम जितनी ही पीड़ा व विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करोगे, तुम्हें अपनी शक्ति को उतना ही ज़्यादा बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। डॉक्टर, चलो मान लिया, लेकिन यह बताओ कि कनाडा में एक देखभालकर्ता के रूप में तुम्हारे साथ कैसी बीत रही है? माध्यम, मैंने पाया कि अमेरिकी जीवन के विपरीत कनाडा के परिवार में समस्याओं का हल ढूंढना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मुझे खुद पर इतना विश्वास है कि मैं अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप दे सकूंगी। डॉक्टर, तुम्हें विकास हेतु समानांतर जिंदगियों को जीने में आइरिस तुम्हें प्रोत्साहन दे रही है या हतोत्साहित कर रही है? माध्यम, वह इस मामले में हमेशा खुली किताब की तरह रहती है और मैंने भी विगत में इस प्रकार के जीवन नहीं जिए हैं। डॉक्टर, किंतु क्यों नहीं? माध्यम, वह इसलिए क्योंकि बहुजीवन जहाँ थकाने वाला होता है वहीं धोखा देने वाला भी होता है। इस प्रकार का प्रयास विनाशकारी हो सकता है और दोनों जिंदगियों को कम लाभ होता है। डॉक्टर, अच्छा, वैसे वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी समानांतर जिंदगियों में लोगों की मदद कर रही हो, किंतु कभी तुमने ऐसे विपरीत जीवन भी व्यतीत किए हैं जिसमें एक साथ ही एक जीवन में तुम सफल रही हो और दूसरे में असफल? माध्यम, बिल्कुल बिता चुकी हूँ, किंतु वह भूलोक पर बहुत पहले की बात है। यह बहुजीवनों के लाभों में से एक है। वैसी स्थिति में एक जीवन दूसरे जीवन की क्षतिपूर्ति कर देता है, लेकिन फिर भी ऐसा जीवन बिताना मुश्किलों भरा होता है। डॉक्टर, अगर ऐसी बात है तो मार्गदर्शक समानांतर जिंदगियों की मंजूरी कैसे दे देते हैं? माध्यम, यह समझ लीजिए कि आत्माएं किसी कड़े नौकरशाही वातावरण में नहीं रहती। उन्हें गलत निर्णय लेने का और उससे सबक सीखने का अधिकार होता है। डॉक्टर, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारे विचारों के अनुसार एक औसत आत्मा एक बार में एक ही जीवन व्यतीत करते हुए सुखी रहती है। माध्यम, ऐसे ज़्यादातर मामलों में तो मैं हाँ ही कहूँगी, किंतु कुछ दूसरी ऐसी प्रेरणाएं भी होती हैं जो हमें पुनर्जन्म की गति बढ़ाने के लिए मजबूर करती हैं। डॉक्टर, जैसे कि? माध्यम, बहुजीवनों का फ़ायदा यह है कि हम पुनर्जन्म के बारे में और भी ज़्यादा मनन चिंतन कर सकते हैं। डॉक्टर, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि इन समवर्ती जीवनों के पश्चात आत्मालोक में विश्राम अवधि ज़्यादा होती है? माध्यम, निश्चित ही। ऐसे में एक जीवन की तुलना में दो जिंदगियों के बारे में चिंतन मनन ज़्यादा समय तक चलता है। डॉक्टर, अच्छा नेंथम, मैं तुमसे अभी आत्मा के विभक्तिकरण की रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ और सवाल करूँगा। तुम जिस तरीके से अपनी आत्मिक ऊर्जा को विभिन्न भागों में विभक्त करते हो, उसे किस रूप में देखते हो? माध्यम, हम लोग ऊर्जामयी इकाइयों के कण से होते हैं और हम एक इकाई से उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर, तब वह मूल इकाई कौन सी होती है? माध्यम, उस सृजनहार की। डॉक्टर, ऐसे में तुम्हारी आत्मा का प्रत्येक भाग क्या ज्यों का त्यों रहता है, स्वयं में संपूर्ण? माध्यम, जी बिल्कुल। डॉक्टर, मगर जब तुम लोग पुनर्जन्म लेते हो तब क्या तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा के सभी भाग आत्मालोक से बाहर चले जाते हैं? माध्यम, क्योंकि हम उस सृजनहार से कभी भी पूर्णतः अलग नहीं होते हैं, इस कारण हमारे खंड कभी नहीं जाते हैं। डॉक्टर, किंतु जब तुम लोग भूलोक पर एक या दो शरीरों में होते हो तब आत्मालोक में रह जाने वाले तुम्हारे भाग क्या करते हैं?
माध्यम, वे अत्यधिक प्रसुप्ति की अवस्था में रहते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वे कब शेष ऊर्जा के साथ पुनः मिल सकेंगे। वैसे हर स्तर की आत्माएं अनेक भौतिक शरीर धारण कर सकती हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इनमें खतरा ज़्यादा होता है। प्रत्येक आत्मा एक समय में कई आयामों में भी रहने में सक्षम होती है। जब परमात्मा नई आत्माओं के सृजन के लिए खुद को विभक्त या विस्तृत कर सकता है, तो हम भी तो उसी ऊर्जा की संतानें हैं ना। इसी कारण हमारे अंदर भी वो क्षमता होती है कि हम खुद को पृथक कर पुनः जोड़ सकें। क्योंकि नेंथम एक विकसित आत्मा है, इसीलिए डॉक्टर न्यूटन ने आत्मालोक के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सवालों का सिलसिला जारी रखा। नेंथम ने आत्मालोक में ही उपस्थित 4 अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बताया। वो 4 अन्य जगत क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम अगली वीडियो में जानेंगे।